बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसपे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लक, फैमिली लॉ से मुतल्लक या कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस या कोई डिटेल्स आपको मशवरा चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ अपडेट करता चलूँ। यस्टरडे एक बिल पास हुआ है जिसको इमिग्रेशन एक्ट 2014 के नाम से जाना जाएगा। इस जो एक्ट में कुछ चेंजेस काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेंस उन्होंने पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं इसके मुताबिक जो मेरे व्यूवर्स के लिए मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो। इस बिल के मुताबिक काफ़ी सारी और चेंजेस के साथ साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लैंडलॉर्ड्स के ऊपर आ रही है, वो प्लीज़ आप सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे पहले लॉ था कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी को एम्प्लॉय करता है तो उसको उसके तमाम इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे और ये कंफर्म करना होगा कि क्या वो यहाँ पे लीगल है, उसको काम करने की इजाज़त है। अब सेम अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी में किसी को टेनेंट करेगा तो उसको अपने जितने जो भी टेनेंट होगा उसकी इमिग्रेशन स्टेटस को चेक करना होगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरी मेन चेंजेस है कि जो लोग यहाँ पे अभी तक सेटलमेंट वीज़े पे नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे होंगे, उनके लिए जो NHS में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसकी डिटेल्स अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद ये किसी हद तक इनके जो NHS है ये फुल उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरीके से उन्होंने जो अपील्स का सिस्टम बनाया है, जैसे पहले किसी भी किस्म की अगर आपकी अपील रिफ्यूज़ होती थी तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप कहते थे कि आप आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 8 या ह्यूमन राइट्स या यूरोपियन राइट्स के अंदर इस केस को कंसिडर किया जाए। वो 17 ऑप्शंस थी। अब अनफॉर्चुनेटली उनको लिमिटेड करके सिर्फ 4 ऑप्शंस हुआ करेंगी कि आप उन्हीं 4 ऑप्शन को चैलेंज कर सकेंगे, ताकि अगर आप समझते हैं कि आपका केस जो है वो प्रॉपर कंसिडर नहीं हुआ। इस तरीके से और भी कुछ चेंजेस हैं, लेकिन ये मोर लाइकली जिनका डायरेक्ट आप लोग पे इफेक्ट था वो ये चेंजेस हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी इनके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राशिद फरमाइए। मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है और 2012 में मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला। ठीक। और उसके बाद मेरी वाइफ और मेरा बेटा छोटा उन्होंने मुझे ज्वाइन किया लास्ट ईयर में। ठीक। तो अभी मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था। ठीक। तो जब मेरी वाइफ को वीजा मिला पाकिस्तान से फैमिली रीयूनियन के थ्रू, ठीक, तो उनका वो मल्टीपल एंट्रीज लिखा हुआ था। ठीक। तो अब मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो जो उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट आया है उसमें तो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक। अब आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि उसमें जब वहां से वीजा मिला था उसमें तो लिखा था मल्टीपल एंट्रीज, ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि आपकी कॉल का शुक्रिया राशिद साहब। देखिए, आप पहले फैक्ट को अंडरस्टैंड करें कि फैक्ट्स क्या हैं। आपने जो इनिशियल क्लेम किया था या आपका है वो ये है कि आप अपने होम कंट्री में सेफ एंड सिक्योर नहीं हैं। अगर आप वापस जाएंगे तो वहाँ के आपकी लाइफ को खतरा है, आपको मतलब फियर ऑफ लाइफ है कि आप वापस जाके अपने होम कंट्री में इवन एक सिंगल सेकंड भी वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। अब आपने साथ ही जो सेकंड क्लेम किया कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे भी वहाँ पे सिक्योर नहीं है, मेरी वाइफ वहाँ सिक्योर नहीं है, तो प्लीज़ उनको भी यहाँ पे आने की इजाज़त दी जाए ताकि हम एक फैमिली यूनिट यहाँ रह सकें और हमारी लाइफ बिल्कुल पुरसकून हो। अब आपको कौन सी ऐसी चेंजेस आ गई कि इमीडिएटली आप कहते हैं हमने वापस उस कंट्री में जाना है? तो मेरी आपको एडवाइस है कि इस निट्टी एंड गिट्टी में ना जाएं। आप पहले फोकस करें कि आपका खुद का सर्शन क्लेम क्या है। इसलिए अगर आप कोई क्लेम करता है, उसकी फैमिली उसको ज्वाइन करती है, तो बिल्कुल अगर जिस कंट्री से आपकी लाइफ को खतरा है, जहाँ से आपने क्लेम किया, वापस अनफॉर्चुनेटली उसमें जाने
से फिर जो आपका मेन क्लेम है वो फैक्ट करेगा। इसलिए ये काफ़ी सीरियस मैटर है। आपको अपने जहां क्लेम्ड कंट्री में जाने से पहले अपने वकील से डिस्कस कर लें क्या आपको वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमजा जी, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो है यूरोपी है जी, और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, मैं यूके में रह रहा हूँ। क्या मुझे इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा इंडेफिनिट के लिए या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, दोनों के लिए क्या मुझे? ठीक है। एज फार एज आप यूरोपियन डिपेंडेंट सेटलमेंट पे जाते हैं 5 साल पूरे करते हुए, या जो प्रोविजन है 3 साल की बेस पे, तो आपको इंडेफिनिट के लिए कोई मस्ट या कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जब आप उसके 1 साल के बाद नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, रिगार्डलेस आप यूरोपियन के डिपेंडेंट पे हैं या ब्रिटिश के डिपेंडेंट पे हैं, या अपने किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम या किसी भी इमिग्रेशन रूट में फॉलो करते हुए आपको इंडेफिनिट मिला हो, तो जब आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो आप पे ये मैंडेटरी है कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है। और अगर आपने यूके से डिग्री या मास्टर नहीं किया तो फिर आपको ESOL B1 या IELTS में 4 बैंड फ्रॉम द ईच कंपोनेंट आपको लेते हुए आप अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी सर, मेरा डिफरेंट सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं था। हेलो जी फरमाइए। सर, मैं ये बताना चाहूँ, हमें ह्यूमन राइट्स के केस में मिला था 2009 से 12 तक। ठीक। अभी फिर 2012 से आगे फिर हमें मिला है, 3 साल की एक्सटेंशन मिली है। तो वो उन्होंने हमें 2012 से 2015 जुलाई में हमारे 6 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक। लेकिन उन्होंने हमें दिया है, फर्दर दिया आगे 2016 तक। तो वो मेरी जो हमारी जो इंडेफिनिट लीव है वो आफ्टर 6 ईयर कंप्लीट होते हैं 2015 जुलाई में। तो क्या वो जो 6 महीने इन्होंने वेटिंग में डाले थे वो कंसीडर करेंगे? हाँ बिल्कुल वो कंसिडर करेंगे। एज फार एज आपने ये फिर आप डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन लीव की बात करें ना आप। दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपके जो फर्स्ट जब आपको वीजा मिला था डिस्कशन लीव का, और उसके पूरे 6 साल पूरे करते हुए अगर आपको डिस्कशन लीव मिली है, तो जब आपके 6 साल पूरे हों तो आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने लास्ट अगस्त में अपना वीजा डाला था FLRM का। ठीक। तो अभी तक मेरी वाइफ कैश होल्ड मीट नहीं करती थी, तो अभी तक मेरा केस होल्ड पे ही है। ठीक। और मेरा बेबी भी है ब्रिटिश बॉर्न, 11 मंथ्स हो चुके हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो ना मेरा कोई सोलिसिटर कह रहा है वेट करो। ठीक। आपके सोलिसिटर ने बिल्कुल आपको बड़ी नाइस एंड जेंटल एडवाइस दी है, क्योंकि अगर किसी शख्स ने डिपेंडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया और वो तमाम जो उसकी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर रहा है तो एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने एप्लीकेशन डाली है और वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो जजमेंट है इस केस के बारे में वो मार्च में हुई है, अभी तक डिसीजन का वेट हो रहा है। जब वो डिसीजन आएगा तो जो लोग थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहे उन तमाम लोगों की एप्लीकेशन को होम ऑफिस ने अभी तक होल्ड पे रख लिया है। होपफुली ये मई या बाय द जून जब सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन जब आ जाएगा तो फिर उसके मुताबिक जितनी भी होल्ड एप्लीकेशन होंगी उन सब पे एकदम डिसीजन आ जाएंगे। अब आप वेट कर लें, होपफुली कि इतना ज़्यादा लंबा वेट नहीं होगा। जब भी डिसीजन आएगा और उस डिसीजन के मुताबिक तमाम पेंडिंग एप्लीकेशन क्विकली कंसिडर हो जाएंगी और मेरे ख्याल वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आप टीवी बंद कर दें और मुझे प्लीज फोन पे बात करें ताकि आपकी मैं आवाज सुन सकूं और आपको एडवाइस कर सकूं। हाँ सर आपसे एक सवाल था। जी फरमाइए। जी मैंने एक यूरोपियन से शादी किया है और 5 साल होने को आ रहा है और हमारी बेटी 2 साल की है, सॉरी 3 साल की है। और अभी वो क्या इंडेफिनिट के लिए मुझे इंग्लिश कोर्स पास करना पड़ेगा या नहीं? आपकी शादी जिससे हुई है उसका स्टेटस क्या है? मेरा यूरोपियन क्या बोलते यूरोपियन के साथ शादी हुआ था।
तो वो लातवियन है। ठीक, अब आपका इंडेफिनिट लीव है? नहीं, इंडेफिनिट लीव नहीं है अभी। मैं नेक्स्ट ईयर में मुझे अप्लाई करना है जनवरी में। ठीक ठीक 5 साल पूरा होते हैं, 3 साल की बेबी भी है। ठीक ठीक ठीक। अगेन और सेम इसकी भी जा आंसर, रही है अगर अभी। कोई शख्स यूरोपियन के डिपेंडेंट की बेस पे या उस कैटेगरी में एज ए स्पाउस ऑफ द यूरोपियन डिपेंडेंट इंडेफिनिट के लिए या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब उसको सेटलमेंट मिल जाएगी और उसके 1 साल के बाद जब वो नेचुरलाइजेशन की आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको उस वक्त लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा और साथ ही साथ आपको B1 या आइल्स में जो 4 बैंड हैं जो रिक्वायर्ड है वो सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। इंडेफिनिट के लिए या सेटलमेंट के लिए एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन जब उसके 1 साल के बाद आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो तब आपको ये दोनों सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्या पता करा था कि मेरी वाइफ और 3 बच्चे आए हुए तकरीबन को 2 साल का वीजा मिला था, अगस्त सितंबर में पूरा हो रहा है। तो मेरे वाइफ की जो इंग्लिश सर्टिफिकेट है वो पास नहीं कर सकी है, तो मैंने उसकी एक्सटेंशन करानी है। तो एक बेटा जो है उसकी एज 16 साल से ऊपर हो जाएगी। ठीक, क्या जो मेरे अंडर 16 है उनकी इंडेफिनिट हो सकती है या उनकी भी आगे इंडेफिनिट सॉरी एक्सटेंशन करनी होगी? और जो बेटा है 16 साल से ऊपर उसका क्या करना पड़ेगा, प्लीज मुझे बता दें। ठीक 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 ठीक। क्योंकि आपके पास यहाँ की सेटलमेंट है, ब्रिटिश सिटीजनशिप है या आपके पास इंडेफिनिट है, आपके मिसेज यहाँ पे मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक ठीक ठीक। अब जी जो आपका सवाल था, बिल्कुल आपके जो बच्चे हैं क्योंकि उनके लिए इंग्लिश मस्ट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है और वो 18 साल से कम है, बिल्कुल वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी मिसेज है वो एक्सटेंशन अप्लाई करेगी, लेकिन जब एक्सटेंशन के बाद अगेन जब तक वो अपनी इंग्लिश पास नहीं करेगी अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ पे इंडेफिनिट यहाँ ग्रांट नहीं होगा। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपनी मिसेज को कहें कि वो क्लासेस लेना शुरू करे। अभी आपका साल 1 पड़ा है, उस साल के अंदर वो क्लासेस शुरू करती है, इंग्लिश पास करती है, ऑटोमेटिकली उसकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी ताकि उसको बार बार एक्सटेंशन ना लेना पड़े। वरना अगेन जब आप एक्सटेंशन पे जाएंगे तो फिर आपको तमाम चीज़ें साबित करना होगी कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड है, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशंस है और बाकी की तमाम जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होगी, प्लस फीस पे करनी होगी। अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल उसको चाहिए कि इम्प्रूव करे ताकि प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो आपका सवाल, आपके बच्चे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं और आपकी मिसेज ने अगर इंग्लिश पास ना की तो फिर उसको एक्सटेंशन अप्लाई करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरे 2 ही सवाल हैं। जी फरमाइए। मैं ब्रिटिश हूँ और मेरी वाइफ जो है वो मैं मंगा नहीं सकता था कि मैं पेंशनर बंदा था, तो मैंने विजिटर मंगाई थी किसी से। तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसा किया कि वो केस 9 जुलाई से पहले कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने अपील दी, अपील किसी वजह से हम नहीं जा सके। लेकिन ये है कि फिर दोबारा थोड़ा ओवरस्टे हो गया, उन्होंने फिर यहाँ रेट किया। और दूसरा मेरी बीवी का 72 उम्र है, मैं भी ओल्ड मैन हूँ। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया कि अभी उन्होंने वो घर पे ही मेरे राइट ऑफ अपील दे दिए। जब उन्होंने चेक किया, हम 2 ही थे और कोई भी नहीं था, तो उन्होंने राइट ऑफ अपील दे दिया। अब अपील जो है वो हमने दायर कर दी और उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा कि आप के जो पेपर हैं या जो जिस ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने की है, आया कि मैं भी पूछना चाहता हूँ 72 है, आया कुछ हमारे 72 से भी कुछ मुझे मिलेगा, कुछ मदद क्या नहीं मिलेगी? है मैं ब्रिटिश हूँ। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये सारी जो आपने फैक्ट्स बताए इसके मुताबिक क्योंकि अब आपको राइट ऑफ अपील मिला, आपने अपील लॉन्च कर दी, जो आपने अपने सर्कमस्टांसेस थे। अगेन क्वेश्चन क्या है कि जो रूल्स हैं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर सम केसेस में हम ये कहते हैं, या जो आपका केस है आप ये कहते हो कि 2 के इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि मेरी वाइफ जाके वहाँ से एंट्री क्लियरेंस लेके आए एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल,
लेकिन रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, 72 हूँ, या मेरी मिसेस 72 है, उसका जाके वापस वीज़ा लेके आना यहाँ पे रीज़नेबल नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है, जेन्युइन है, इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए और स्पेशल जो आपकी हेल्थ या आपकी जो एज है, इनको कंसिडर करते हुए आपके इन कंट्री एप्लीकेशन कंसिडर की जाए। यस, गुड आर्गुएबल केस है, स्ट्रॉन्ग केस है, आपने अपील लॉन्च कर दी, वेट करें, हम जाके जब कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी, आपका सोलिसिटर, आपका बैरिस्टर वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करेगा कि क्यों आप समझते हैं कि आपकी केस को यहाँ पे कंसिडर किया जाए। आपकी और आपकी जो मिसेज हैं, इन दोनों की वहाँ पे विटनेस होगी, स्टेटमेंट होगी, आप उसको रिलाई करते हुए जो जज है वो कंसिडर करेगा कि वेदर आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाए, और एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए कि आपकी मिसेज को यहाँ पे वीज़ा ग्रांट किया जाए। मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग केस है, बिल्कुल यहाँ पे कंसिडर होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पूछना था कि मेरा भांजा है पाकिस्तान में 17 साल का है, तो उसको यहाँ पे बुलाना है अगर स्टडी वीजे पे, तो उसके लिए क्या करना होगा? यानी 17 साल के अभी उसका आईडी नहीं बना, तो उससे पहले वो आ सकता है? फिर 18 साल की उम्र में आईडी बनता है तो ठीक ठीक ठीक। आईडी का कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपकी एज 16 साल भी हो या 15 साल भी हो तो वहाँ पे जो पासपोर्ट है वो बन जाता है। आईडी ना ट्रैवल के लिए चाहिए, ना वीज़े के लिए चाहिए, ना ही एडमिशन के लिए चाहिए। इसलिए उनके जो फैमिली फॉर्म है और फादर के डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करते हुए वहाँ पे वो अपने होम कंट्री से पासपोर्ट बना सकता है। लेकिन जो सेकंड सवाल था आपका कि वो वीज़े पे आना चाहता है एज ए स्टडी, बिल्कुल अपनी आईडी बनाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके वो यहाँ पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे। अगर वो 16 साल से अबव है तो ऑटोमेटिकली वो जनरल विजिटर की कैटेगरी में आएगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके पास कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एडमिशन होना चाहिए, जिसको कैश लेटर बोलते हैं, और साथ ही साथ उसके अपने या उसके फादर के या मदर के जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट्स में फंड्स होने चाहिए जो कि सर्टन अमाउंट है। जैसे कि अगर लंदन में एडमिशन होगा तो एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसका जो मेंटेनेंस फंड्स वो 9000 रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आउट ऑफ लंदन वो किसी भी जगह पे हो तो जो रिक्वायर्ड सर्टन अमाउंट है वो 7200 है। ये दोनों बैंक स्टेटमेंट, कैश लेटर और बाकी उसका डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करते हुए वो अप्लाई करेगा। लेकिन मेन यहाँ पे जो आजकल कंसेप्ट है या कंसर्न है यूके बॉर्डर वालों का, वो कहते हैं कि अभी 16 ईयर्स ओल्ड हुआ है, 17 ईयर्स ओल्ड हुआ है, अभी उसने एफए या मैट्रिक किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में या आपके जो भी हो इंडिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे उसको एक एक्सीलेंट टाइप की वहाँ पे एजुकेशन मिल सकती है। अब ये आपकी जॉब है या उस लड़की जो आपका जो भांजा है उसकी जॉब है कि ये उसने इस्टेब्लिश करना कि कौन सी ऐसी स्टडी या क्यों वो यहाँ पे एम्पायर है कि वो चाहता है कि मैं यूके में ही आके स्टडी करूं कि जो उसको होम कंट्री में नहीं मिल सकती। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इस्टेब्लिश करना होगी। लेकिन वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट, कैश लेटर और पासपोर्ट वो बना सकता है और वहाँ से अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ जो है Tier 1 जनरल वीज़े पे आई थी, ठीक, तो बाद में हमने उनको ज्वाइन किया था तकरीबन 2 साल बाद, ठीक, तो अब हमारा अनडेफिनेट हो गया, बच्चा हमारा ना एक है अंडर 18, ठीक, तो अब हमारा बच्चा जो है वो अभी साल नहीं हुआ अनडेफिनेट हुए, हमारा बच्चा अंडर 18 है, वो क्या नेशनलिटी के लिए बच्चे की अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे मेरी वाइफ हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या हमारे जो इंडेफिनेट है इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? मेरी बात पर प्लीज जवाब दीजिए। पहली बात, इंडेफिनिट मिले हुए 1 साल हो गया तो आपका बेटा बेशक वो 16 साल का है या 18 साल का है, बिल्कुल वो क्वालिफाइड करता है कि वो अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकता है और उसके बाद अपनी वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन, जब आपको किसी भी पर्सन को यूके में वो किसी भी पॉइंट बेस डिपेंडेंट या पॉइंट बेस सिस्टम पे आते हैं या वो स्पाउस आते हैं, लेकिन जब किसी भी पर्सन को इंडेफिनिट मिल जाए तो इंडेफिनिट के बाद दोनों पार्टीज की मेन एप्लीकेंट और उनके डिपेंडेंट के दोनों को जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो एज इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो किसी के डिपेंडेंट नहीं रहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लोगों को इंडेफिनिट मिल गया है,
अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन भी हो जाए तो फिर भी आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकें। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अगर तो आप रिलेशनशिप में रहते हुए अप्लाई करोगे, एज फार अगर आपने 5 साल गुजार लिए तो बिल्कुल आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सेपरेशन हो जाए और जो मेन एप्लीकेंट था वो ब्रिटिश था और वो 3 साल के बाद 2 साल के बाद इंडेफिनिट मिल गया, अब उसकी जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन है उनको वेट करना पड़ेगा 5 साल तक। तो टोटल 5 साल पूरे करते हुए वो अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस के बाद मैंने अपना इंडेफिनिट लीव के लिए जमा करवाई है मार्च के एंड में। तो मुझे ये पूछना था कि मेरे एक बेटे ने मुझे ज्वाइन किया था अंडर 18, अभी वो ओवर 18 हो चुका है, मैंने साथ ही उसकी एप्लीकेशन भी दी है। ठीक। तो मुझे ये मालूम करना है कि उसे मिल जाएगा या उसको फर्दर कोई और लीव देंगे या उसे भी इंडेफिनिट लीव मिल जाएगा और कितना टाइम लगेगा। अभी मार्च के एंड में जमा करवाया। और दूसरा ये कि इंडेफिनिट लीव के बाद क्या मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ, ये बता दीजिए। अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन कर दी, जब एप्लीकेशन की 18 साल से कम था, बिल्कुल गुड चांस उनको वीज़ा मिलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन टाइम कितना लगेगा, नॉर्मली 4 से 6 माह लगते हैं, आप वेट करें। मार्च में अप्लाई किया, 6 माह तक हो सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन था कि आपको इंडेफिनिट के बाद जाना चाहिए, अगेन जब तक नेशनलिटी यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होता तो जो लोग भी अगर ये क्लेम करते हैं कि मेरे लाइफ को ख़तरा है अपने कंट्री में जाने का, अभी इंडेफिनिट मिला, फ़ौरन नेक्स्ट डे अपने टिकटें बुक कर लें, तो फिर जो केस वर्कर है या जो यूके बॉर्डर एजेंसी भी जो आपको डील करेगा कोई भी इमिग्रेशन बॉर्डर पे, तो उनको थोड़ा सा ये डाउट लगेगा, सस्पिशियस लगेगा कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल सेफ़ है। आइडियल तो नहीं है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो बिल्कुल जाना पड़े तो इस अलहदा चैप्टर, वरना अनफॉर्चुनेटली ये कोई आइडियल चॉइस नहीं होगी कि अपने होम कंट्री में ट्रैवल किया जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो नाज़रीन, टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।